Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of April 2021, Monday. Inspiration of the day is frustration, although quite painful at times, is a very positive and essential part of success. आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम 3 अप्रैल 4 अप्रैल और 5 अप्रैल की न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. These are the articles that actually we are going to cover for today's analysis. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. सीरम में अप्लाई टू सेल कोविशील्ड कॉमर्शियली. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट है ब्रिटिश स्वीडिश फर्म एक्स्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैक्सीन कैंडिडेट है कोविशील्ड उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का. अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2 महीने के मास इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के बाद और जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के इंडिया में, उसके डेटा एनालिसिस के बाद सीरम इज प्लानिंग टू अप्लाई फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन. अभी क्या उसके पास कौन सा लाइसेंस है? करंटली सीरम हैज़ द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लाइसेंस. अभी सीरम के पास रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है. और सीरम इंस्टीट्यूट की अगर हम बात को अलग करके अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स की बात करें जैसे कि कोवैक्सीन हो गए, स्पुतनिक हो गए, अभी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा वैक्सीन कैंडिडेट नहीं है जिसके पास मार्केटिंग ऑथराइजेशन हो. मार्केटिंग ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अभी इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि ओपन मार्केट में फ्रीली सेल करी जा सके, जिसको ओपन मार्केट में सेल करने की परमिशन हो. तो सीरम इंस्टीट्यूट नंबर 1 कंपनी है जिसने अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने का प्लान किया. तो अप्रैल लास्ट वीक तक एज पर द न्यूज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अप्लाई फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड वैक्सीन कोविशील्ड. तो और अगर एक बार अप्रूवल मिल जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लाइसेंस का या मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिल जाता है तो उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को ओपन मार्केट में सेल कर सकता है. अभी सीरम इज अलाउ ओनली टू सेल टू द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन गवर्नमेंट. तो फिलहाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का जो प्लांट पुणे में है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोविशील्ड को. एंड वंस सीरम इंस्टीट्यूट विल गेट द मार्केटिंग ऑथराइजेशन बाय CDSCO. CDSCO stands for Central Drug Standard Control Organization. So once Serum will get this marketing authorization allow the sale in the private market from any country's drug regulator. तो recent time में जो 2 महीने से मास इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसका डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट्स पर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है. एंड एज पर द डेटा एनालिसिस, एज पर द एफिकेसी रिजल्ट, सीरम इंस्टीट्यूट इज ऑल रेडी टू गो फॉर फुल लाइसेंस ऑफ कोविशील्ड. अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, ये याद रखेंगे, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का लाइसेंस है. वर्ल्ड में किसी भी वैक्सीन कैंडिडेट को कॉमर्शियल सेलिंग के लिए अभी अलाउ नहीं. किसी भी कंपनी के पास या किसी भी कोविड वैक्सीन कैंडिडेट के पास मार्केटिंग लाइसेंस नहीं है. इंडिया में 2 वैक्सीन अप्रूव हैं, हम सभी जानते हैं. फिलहाल के लिए सीरम इज ऑल गोइंग फॉर फुल लाइसेंस फॉर कोविशील्ड. और कौन ये लाइसेंस ग्रांट करेगा? दैट इज CDSCO. तो CDSCO भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका मैंडेट क्या है, कैसे काम करता है, दैट ऑल वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स. तो अगर आपको रिवीजन करना है तो यू कैन राइट अबाउट CDSCO इनटू द कमेंट सेक्शन. एंड वंस दिस मार्केटिंग ऑथराइजेशन इज अप्रूव्ड तो इंडिया में कोविशील्ड जो गवर्नमेंट का थोड़ा सा लोड है, वर्कलोड है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. अगर एक बार कोविड-19 वैक्सीन, कोई भी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट अगर ओपन मार्केट में आ जाता है, इन दैट केस जो गवर्नमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन ईजिली अवेल और buy the COVID-19 vaccine from open market. Although there are number of other challenges. इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट किसी भी वैक्सीन को या किसी भी ड्रग को या किसी भी मेडिसिन को ओपन मार्केट में लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस देना. इट इज़ नॉट वेरी इजी. देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस. और कोविड-19 के साथ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी वायरस इकोलॉजी के बारे में भी जानकारी नहीं है. वैक्सीन को भी लेकर के बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं या कुछ कई सारी कंट्रीज हैं, दे आर स्केप्टिकल्स. Apart from all these attitudinal or behavioral challenges,
ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर ना, कितना डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, कहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करना है, जिन ऊपर अगर ओपन मार्केट में अगर वैक्सीन सप्लाई करी जाती है तो जो केमिस्ट या फार्मासिस्ट इस वैक्सीन को सप्लाई करेंगे क्या वो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में मेंटेन कर पाएंगे, अगर वो डीनेचर्ड हो जाती है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। नंबर ऑफ चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको ओवरकम करना होता है। एंड दैट इज़ वाई डेटा एनालिसिस इज डन। जो डेटा कलेक्ट किया था वो इसीलिए कि देखने के लिए कि कितने मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं, जितने कम साइड इफेक्ट्स होंगे, जितने स्टोरेज के लिए कम कंडीशंस होंगी, उतना ईजी होता है किसी वैक्सीन के लिए या किसी भी मेडिसिन के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन पाना। बट कोविड-19 के केस में ओपन मार्केट में अगर कोई वैक्सीन अलाउ हो जाती है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे दैट इज़ हाईली अनसर्टेन। तो उसको देखते हुए, सारे चैलेंजेस को कंसीडर करते हुए ही जो रेगुलेटर्स हैं दे विल गो फॉर फुल ऑथराइजेशन और फुल लाइसेंस फॉर कोविशील्ड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. At 7.2%, India blend record ethanol with petrol in the first 4 months. So this is the data of ethanol blending with petrol as of March 29. तो 2018 का, 20, 19 का और ये 20 का डेटा है। परसेंटेज ऑफ एथेनॉल, कितना एथेनॉल ब्लेंड किया गया है पेट्रोल में। Now question arises why we are studying why this particular data is in news. एथेनॉल कितना पेट्रोल में ब्लेंड मिलाया जा रहा है, परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज़। और अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने भी एथेनॉल ब्लेंडिंग के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, अपने टारगेट सेट किए हैं कि वो आगे आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में अपने अपने स्टेट में जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है उसमें इतने % तक एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करेंगे। किसी ने कहा 10% तक, किसी ने कहा 9%, सबके अपने डिफरेंट स्टेट्स वाइज अपने डिफरेंट टारगेट्स हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के। तो क्यों एथेनॉल ब्लेंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो थोड़ा सा टेक्निकल उसमें अगर हम पढ़ना चाहें तो एथेनॉल इज बेसिकली एनहाइड्रस इथाइल एल्कोहल, जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। कई बार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनमें ये केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली एथेनॉल इज एनहाइड्रस इथाइल एल्कोहल हैविंग C2H5OH एज अ केमिकल फॉर्मूला। जनरली किससे प्रोड्यूस होता है, शुगर केन से, मेज से, वीट से। तो ऐसे सारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनमें जो स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होता है, उनसे एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। और एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में वी कॉल देम बायोफ्यूल्स। और एथेनॉल ही नहीं, बहुत सारे अदर बायोफ्यूल्स भी हैं। बायोफ्यूल्स को लेकर के भी अलग कंट्रोवर्सीज हैं कि जो फूड क्रॉप्स हैं उनको कितना रेलेवेंट है कि आप उन फूड क्रॉप्स को पेट्रोल में या फ्यूल में कन्वर्ट करें, जबकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन और हंगर का जो रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। इस पर भी कई सारे एथिकल इश्यूज होते हैं। कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि फूड क्रॉप्स को एथेनॉल में या फ्यूल में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि फूड क्रॉप्स आर बेसिकली टू फुलफिल द सैशियर, टू रिमूव द हंगर। इंडिया में इतने ज़्यादा लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, देन वाई गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग फॉर बायोफ्यूल्स। हालांकि इसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 करके कई तरह के बायोफ्यूल्स हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, बट जैसे जैसे जनरेशन वाइज बढ़ते आते हैं तो ऐसा इम्प्लाइड है कि फूड क्रॉप्स के अलावा जो वेस्टेज क्रॉप्स होती हैं, ऐसे क्रॉप्स जो ऐसे फूड क्रॉप्स जिनसे जो वेस्ट निकलता है, जो रॉ मटेरियल निकलता है, जो उसका कोई यूज़ नहीं होता, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, उसको यूज़ करके उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना। तो इससे क्या होगा, फूड की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर रहेगी और जो वेस्टेज है, सब्टल बर्निंग होते हैं, क्रॉप से रेजिड्यू बनते हैं जिसको डिकम्पोज करना, जिसका डिस्पोजेबल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको हम बायोफ्यूल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। गोबर गैस का भी आपने सुना होगा नाम कई बार। सो ऑल दीज आर एक्चुअली बायोफ्यूल्स और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। और जो बेसिकली इंडिया में पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल को लेकर जो स्कैसिटी है उसको भी फुलफिल करने में बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज एक्चुअली हैविंग देयर ओन
ethanol blending program having their own ethanol blending टारगेट. पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे और डेफिनेटली दे वर्क एज अ फ्यूल. तो जो पेट्रोल का रिप्लेसमेंट है, जो हमारा डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर के, जो हमारा इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना हमारा नेगेटिव जाता है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, जो इतना एक्सपेंडिचर होता है वो सारा रिड्यूस होगा. तो धीरे धीरे ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स उनको हाई किया जा रहा है ताकि इंडिया में बायोफ्यूल के कंजप्शन को प्रमोट किया जा सके और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सके. तो इंडिया में जो लास्ट ईयर रहा उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग में इंडिया ने टारगेट अचीव किया, दैट इज 7.2% का टारगेट. फर्स्ट टाइम इट हैज़ रीच्ड दिस लेवल इनटू द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ एथेनॉल सप्लाई. और ओवरऑल जो कंट्री इंडिया का टारगेट है एथेनॉल ब्लेंडिंग का वो है 10% का बाई फाइनेंशियल ईयर 22. तो 22 तक का जो इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है वो 10% का रखा है एथेनॉल ब्लेंडिंग का. अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री सोर्सेज, इफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लिफ्ट द एथेनॉल they had contracted for in the next few months, all India average blending could be even near 8% by the time the season ends into the month of November. तो नवंबर तक ये टारगेट हो सकता है, जो नवंबर तक जो अभी करंट डेटा है 7.2% का, ये 8% तक पहुंच सकता है अगर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs हैं, जो उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग को फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा है, अगर वो वापस से एथेनॉल ब्लेंडिंग यूज़ करती हैं उसी रेशियो में, उसी अमाउंट में, सो दिस पर्टिकुलर डेटा कुड रीच अप टू 8%. और इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर रखा है 22 तक का 10% तक. तो वी आर एक्चुअली एट द वर्ज ऑफ अचीविंग दैट टारगेट. और अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली 9.5% से 10% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल में. तो ये सारे स्टेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो टारगेट है उसको अपना अचीव कर चुके हैं. और जो ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें तो 7.2% का जो डेटा है इस समय, ये इसलिए है क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज आए थे. शुगर इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनका ये कहना है कि वो तो के शुगर केन सप्लाई कर रहे हैं, जो स्टार्च के प्रोडक्ट्स हैं सप्लाई कर रहे हैं, बट देयर इज सम स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम विद द OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. उनके साथ वो स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम है. दे हैव द प्रॉब्लम इन स्टोरेज कैपेसिटी, देयर आर सम स्ट्रैटेजिक एरर्स, जिसकी वजह से जो OMCs हैं दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली ब्लेंड द एथेनॉल अप टू द लेवल. वंस दे रिज्यूम देयर all these issues and then they resolve all these issues, this particular target or this particular data may reach up to 8% as we have discussed. तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसका बेसिक अगर एडवांटेज की बात करें तो इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल मार्केट, इट विल जनरेट द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट विल प्रमोट द एग्रीकल्चर, इट विल improve the India's balance of payment and number of other benefits this ethanol blending program have. लिमिटेशंस क्या है हमने डिस्कस करी कि एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि फूड की हंगर को मिटाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है जबकि उसको हम पेट्रोल या फ्यूल बनाने में यूज़ कर रहे हैं. तो देयर आर सम एथिकल इश्यूज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू द कंट्री इंडिया दैट नीड्स टू बी टारगेट फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ yesterday newspaper. In a surprise, personal tax mop-up rises 2.5%. Reinforcing the economic recovery belief, gross personal income tax inclusive of refunds has posted a 2.5% year-on-year growth during financial year. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो पर्सनल टैक्स है वो रिड्यूस करेगा. क्यों रिड्यूस करेगा? पर्सनल टैक्स कलेक्शन डेफिनेटली रिड्यूस करने का ऐसा एंटिसिपेशन था. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था कोविड-19 की वजह से, ले ऑफ्स हुए थे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो थी वो कट करी गई थी, उनके जो इंक्रीमेंट्स थे वो रोक दिए गए थे. तो ऐसा एंटिसिपेशन था कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें पर्सनल टैक्स जो कलेक्शन है दैट विल बी रिड्यूस. बट इन अ सरप्राइज ऑन अ कॉन्ट्रेरी द पर्सनल टैक्स मॉप-अप राइजेस अप्रॉक्सीमेटली 2.5%. तो पर्सनल टैक्स तो बड़ा है, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेशन टैक्स में अप्रॉक्सीमेटली 6% का फॉल देखा गया है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर. तो कॉर्पोरेशन टैक्स का कलेक्शन रिड्यूस हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 2% तक फॉल कर गया. कॉर्पोरेशन टैक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स इन इंडियाज गवर्नमेंट रिवेन्यू. तो भले ही जो पर्सनल टैक्स है वो 2.5 तक बढ़ा है, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 6% तक कम हुआ है. तो जो
पर्सनल टैक्स मॉपअप होने से जो अराइज हुए हैं वो ओवरकम हो गए बिकॉज ऑफ द कॉरपोरेशन टैक्स फॉल एंड ड्यू टू record refund, net direct tax collection was down close to 8% at 9.5 trillion. Gross जो direct tax collection है वो 2% तक अप्रॉक्सीमेटली फॉल किया, लेकिन जो नेट टैक्स कलेक्शन हुआ है, दैट इज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, दैट इज एक्चुअली डाउन टू 8%. हालांकि जो रिवाइज एस्टिमेट्स था उससे ज़्यादा, जो एंटिसिपेट किया गया था उससे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, बट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर 8% का फॉल देखा गया है इनटू नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पर्सनल टैक्स जो इंक्रीज़ हुआ है और जो एस्टिमेटेड, जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे टैक्स कलेक्शन के, 9.05 ट्रिलियन का कलेक्शन एज्यूम किया गया था, एंटिसिपेट किया गया था, उसके कंपैरिजन में 9.5 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है. तो उसको देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि इकोनॉमी ने बहुत फास्टर पिकअप लिया है, बहुत जल्दी रिकवरी करी जितना एंटिसिपेट किया गया था. और जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है वो पिछले साल के कलेक्शन के अप्रॉक्सीमेटली नियर ही है विद द 2% फॉल. और जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो भले ही 8% फॉल किया है, लेकिन फिर भी जो एंटिसिपेट किया गया था उस तक ही डेटा या उतना कलेक्शन हुआ है. इसका मतलब इकोनॉमी ने एंटिसिपेशन से ज़्यादा अच्छी रिकवरी करी है. एंड दिस इज़ द डेटा इनटू फिगर. फाइनेंशियल ईयर 19, 20 और 21 का डेटा है. तो ग्रॉस कलेक्शन, रिफंड्स कितने हुए हैं और नेट कलेक्शन कितना हुआ है. तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्रॉस कलेक्शन से क्या माइनस करते हैं, तो नेट कलेक्शन आता है रिफंड्स, जो ITR फाइल्स होते हैं वो रिफंड्स के बाद जो नेट कलेक्शन आता है वो. एंड दिस इज द ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स. और जैसा कि हमें क्लियरली दिख रहा है पिछले लास्ट 3 सालों से जो पर्सनल टैक्स है वो उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है. बट कॉरपोरेशन टैक्स की अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशन टैक्स ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21 में नहीं, फाइनेंशियल ईयर 20 में भी निगेटिव ग्रोथ रजिस्टर करी थी. एंड इफ यू रिमेंबर क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि उस समय इकोनॉमी डाउन चल रही थी. अगर आपको याद हो तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन टैक्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया था इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी. तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन लिखकर बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना रिडक्शन किया गया था कॉरपोरेशन टैक्स में, कितना पहले था और कितना रिड्यूस कर दिया गया था कॉरपोरेशन टैक्स में इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी. और बहुत मेजर पॉम्प एंड शो के साथ इसका अनाउंसमेंट हुआ था. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. महाराष्ट्र एंटर्स द वीकेंड लॉकडाउन. इंडिया वापस से सेकेंड वेव, इंडिया में वापस से कोविड-19 की सेकेंड वेव देखने को मिल रही है. तो नंबर ऑफ स्टेट्स आर गोइंग फॉर लॉकडाउन अगेन. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिस तरह से महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं, यूपी में केस बढ़ रहे हैं, कुछ पंजाब में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर केस कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं. इवन जो नया वेरिएंट फाउंड हुआ है, गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो केस बढ़ रहे हैं उस वेरिएंट की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, ये पुराने ही वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं, बट देयर आर सम स्ट्रैटेजिक लूप होल्स. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अगेन गोइंग फॉर लॉकडाउन. हालांकि कई सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, आज के ही न्यूज़ में आया है मिस्टर किशोर बियानी, उनका ये कहना है कि वेदर कोविड कम्स और कोविड गो, द शो मस्ट गो ऑन. देयर शुड बी नो इकोनॉमिक लॉकडाउन, there should be no restriction on economic activity if Indian government और Indian economy wants to recover well. क्योंकि अगर इंडिया ने दोबारा से लॉकडाउन अडॉप्ट किया तो इंडियन इकोनॉमी will not be able to recover फॉर अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स. तो कई सारे ऐसे एंटिसिपेशन किए. हालांकि कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देख करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए वीकेंड लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है. कि अभी रिसेंटली 57,000 केसेस कोविड-19 के एक दिन में देखे गए हैं महाराष्ट्र में. एंड PM ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट्स टू बी ऑन मिशन मोड. जल्दी वैक्सीनेशन के लिए भी, वैक्सीनेशन ड्राइव को भी स्पीड अप करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं. स्टेट्स गवर्नमेंट को भी ऑर्डर किया गया है कि वो वापस से मिशन मोड पे आ जाएं, क्योंकि इंडिया इज अगेन विटनेसिंग द हाई एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोविड-19 केसेस. अब देख लेते हैं other news clips. Private banks outnumbers PSBs in rural penetration under Modi. So at a time when government initiative to privatize public sector banks has drawn flag from several quarters, as these are seems to be the forefront of lending to rural areas. और अगर हम देखें ब्रांचेस को कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांच हैं रूरल एरिया में या प्राइवेट बैंक्स की ब्रांच हैं रूरल एरिया में, तो क्लियरली डेटा इंडिकेट करता है कि प्राइवेट जो बैंक्स हैं दे हैव मोर और गुड पेनिट्रेशन इनटू द रूरल एरिया, रूरल इकोनॉमी.
कुछ पिछले कुछ टाइम से अगर इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में एक सैचुरेशन की स्टेज दिखेगी। अगर आपको याद हो तो कोविड-19 से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर और कई सारे जो सेक्टर्स थे इंडिया में, बैंक्स भी क्यों ना हो, दे वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। कोविड-19 ने उस रिसेशनरी विंड को और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है, बट कोविड-19 से पहले भी इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी दैट वाज नॉट वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उस समय भी स्ट्रैटेजिस्ट ने, जो इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया को डायरेक्ट किया था, या उनके जो सजेशंस थे वो ये थे कि द इंडियन इकोनॉमी शुड नाउ फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी। अभी तक अर्बनाइजेशन या अर्बन इकोनॉमी पर डिपेंडेंसी थी, बट अब जो है वो इंडिया में अर्बन इकोनॉमी जो थोड़ा सा सैचुरेशन की स्टेज पर आ रही है। चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, दे शुड डायरेक्ट देयर स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर कंपनी और इकोनॉमी सर्वाइव करना चाहती है। तो और इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन एनी इकोनॉमी, जो बैंक होता है, बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। तो अगर रूरल इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रूरल इकोनॉमी में जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो, देन ओनली द potential of rural economies can be realized fully. The financial inclusion is one of the very important pillar if Indian economy wants to direct or channelize their efforts towards the rural economy. और इसी के लिए जो डेटा कलेक्ट किया गया उसको देखा गया कि भाई कितनी प्रेजेंस है बैंक्स की रूरल इकोनॉमी में। तो जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी है, जो रूरल सेक्टर है, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्राइवेट जो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं, उनका जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जबकि जो कॉमन नोशन है वो ये कहता है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो केवल वहीं पर ब्रांच स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पर उनका प्रॉफिट होता है। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जबकि जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होते हैं, पब्लिक ओन्ड बैंक होते हैं, उन पर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के भी टारगेट होते हैं कि कुछ उनको पर्टिकुलर लोन को एक स्पेशल सेगमेंट को ही देना है। उन पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का, गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रॉपरली डिसबर्स करने का काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट एज पर द डेटा of past 4 years since September 2017, public sector banks have cut down their overall branches strength sharply, while the presence in rural and semi-urban areas also decline. जबकि हमेशा से ही assumption भी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रेजेंस ज़्यादा होती है किसी गाँव में, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली प्रॉफिट ओरिएंटेड, बट दे आर मोर inclined towards the financial inclusion, providing banking and financial services. But last 2017 से अगर हम डेटा देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंस रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में रिड्यूस करी है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। Why? Because private banks have realized that the potential or the growth now lies into the rural economy, because urban economy is all about going into the saturation mode. तो अगर उन्हें सर्वाइव करना है, प्रॉफिट को इंश्योर करना है, तो उन्हें अब अपना जो एफर्ट्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जो अपने रिसोर्सेस हैं, उनको मोबिलाइज करना है टूवर्ड्स द रूरल इकोनॉमी सूनर और लेटर। तो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो प्रेजेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है रूरल एरियाज में। और जिस तरह से करंट गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी जा रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और दे आर एक्चुअली reducing their presence from the rural economy, then it will be very difficult for all those banks who are going to privatize recently, उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अगर वो भी डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमेशा एक एज मिलता है प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि पब्लिक का फेथ होता है कि वो गवर्नमेंट के बैंक है तो वो डिफॉल्ट कम होंगे, उनका पैसा सेफ है। लेकिन अगर उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो देयर विल बी नो कॉम्पिटिटिव एज फॉर दोज PSBs, क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो चुके हैं, देन दे हैव टू कॉम्पीट इक्वली विद ऑल प्राइवेट बैंक्स। उस केस में उनकी स्ट्रैटेजी जो रूरल एरिया से अपने पेनिट्रेशन को आउट करने की, रूरल एरियाज में अपने पेनिट्रेशन को कम करने की है, वो उनको बैकफायर करेगी। हालांकि रीसेंट डेटा यही कहता है। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूज़। इफ़ यू वांट टू read it further, you can read this article
And there are a number of reasons why the public sector banks are actually removing or decreasing their presence for rural market और द रूरल इकोनॉमी. बहुत सारे रीजन से अगर हम बात करें तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो हैं उनकी वजह से भी ये ब्रांच के नंबर रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस की लिस्ट में जो बैंक्स आ रहे हैं उनको अपना कुछ बिजनेस जो है, कुछ ऑपरेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, फार्म क्रेडिट मर्जर, लोनिंग मार्केट शेयर, ये सब रीजंस की वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी प्रेजेंस रूरल इकोनॉमी में, रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में रिड्यूस हुई है. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and on Instagram. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.